गाइस अब डीएनए के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, मैंने डीएनए समझने से पहले जो मैं आपको बता रहा था कि क्रोमोसोम किसका बना होता है। क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस होके ही क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे, ठीक है। तो क्रोमेटिन फाइबर का जो स्ट्रक्चर है वो किस किस का चीज़ों का बना है, डीएनए का बना है, हिस्टोन्स का बना है। 40% जो होता है उसमें डीएनए होता है और 60% हिस्टोन्स होते हैं। हिस्टोन्स क्या है, एक प्रोटीन है, एक टाइप ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। अब देखिए, डीएनए को पढ़ने से पहले देखिए, पहले ये जो हमने क्रोमोसोम है उसके स्ट्रक्चर को एक बार थोड़ा ढंग से समझ लेते हैं, तो आपको डीएनए बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। अब ये देखिए स्ट्रक्चर जैसे आपको दिख रहा है, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, ये दो क्रोमेटिड्स हैं, मतलब ये जो दो लोब्स हैं, ये अलग अलग इसको क्रोमेटिड्स बोल सकते हैं। अब हर जो एक क्रोमेटिड है वो किसका बना है, देखो क्रोमेटिन फाइबर का बना है, ठीक है। जैसे कि ये इस तरीके का स्ट्रक्चर जैसे आप देख रहे हैं, इसमें इस तरीके का ये है स्ट्रक्चर, कुछ कुछ इस तरीके का है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, क्रोमेटिन फाइबर ही तो कॉइल्ड हो रखा है, ये देखिए इसके अंदर ऐसे ऐसे करके क्रोमेटिन फाइबर के, ये देखिए ऐसे ऐसे करके जो क्रोमेटिन फाइबर है सुपर कॉइल्ड हो रखा है। जैसे आपने एक टेलीफोन की वायर देखी होगी, जो पुराना जो टेलीफोन आता था, लैंडलाइन कनेक्शन होते थे, उनका वायर देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे कॉइल्ड करके रहता था, ठीक है। और कभी कभी वो आपस में उलझ भी जाता था, तो सुपर कॉइल स्ट्रक्चर होता है। इसी तरीके से ये जो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर होता है वो सुपर कॉइल्ड होता है, ठीक है। अगर एक कॉइल को हम बारीकी से देखेंगे, जैसे इसमें दिखाया क्रोमेटिन फाइबर, ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, इसको हम बारीकी से देखेंगे, ये देखिए ये फाइबर है, सुपर कॉइल्ड है, ठीक है। कॉइल कॉइल हो रखे हैं, देखो आपस में ऐसे घूम रखे हैं, ठीक है। अब इस कॉइल के अंदर ये जो सुपर कॉइल हो रखा है, ये जो कॉइल्स हैं किस चीज की कॉइल्स हैं, ये कॉइल्स जो बनी है ये डीएनए की और हिस्टोन्स की है, ठीक है। अब डीएनए और हिस्टोन की, अब ये है कैसा, देखिए हिस्टोन क्या है, एक ये डीएनए क्या काम करता है, ये जो हिस्टोन के जो 8 मॉलिक्यूल है, इनको ना न्यूक्लियोसोम के अंदर होल्ड करके रखता है। जैसे जैसे हिस्टोन है, हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल आप समझ लीजिए फुटबॉल की तरह, ये 8 मॉलिक्यूल एक फुटबॉल की तरह गोल गोल जैसी फुटबॉल होती है, वैसे ये है। अब इनको ऐसे होल्ड करने के लिए ये जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है, ये इसको ऐसे ऐसे गोल गोल लपेट के रखा हुआ है इसने, ठीक है। तो एक गुच्छे के अंदर 8 मॉलिक्यूल है और उसको ऐसे बाहर से जो लपेट रखा है, ये डीएनए के स्ट्रैंड ने लपेट रखा है, ठीक है। अब ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है और ये जो 8 मॉलिक्यूल जो है हिस्टोन के, इसको हम एक साथ जब हम इसको बोलते हैं, इसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है, न्यूक्लियोसोम क्या है, 8 हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स जब उनको डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर ऐसे लपेट के गुच्छा जैसा बनाया जाए, उसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। अब यही चीज यहाँ पे दिख रही है, देखिए 8 मॉलिक्यूल्स हमने ये अलग करके दिखाए हुए हैं, लेकिन ये क्या है, हिस्टोन्स है। ये देखिए इस गुच्छे के अंदर 8 हिस्टोन्स है और इनको किसने, डीएनए के स्ट्रैंड ने लपेट रखा है। इसी तरीके से ये बहुत सारे इस तरीके के न्यूक्लियोसोम बहुत सारे होंगे, मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोसोम्स होंगे ये इसमें क्रोमेटिन फाइबर के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा मैं अब मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, ठीक है। अब डीएनए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। डीएनए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डीएनए जो होता है ये इंफॉर्मेशन रखता है अपने अंदर, इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर, किसकी फॉर्म्स में होती है, कोड्स की फॉर्म में होती है। अब जो जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, तो जब हम इसको अभी आगे पढ़ेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर, इसमें अलग अलग तरीके से कुछ मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, ठीक है। वो पर्टिकुलर जो पैटर्न होता है, उसी पैटर्न से हमें समझ में आता है कि उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक आदमी है, जैसे मान लीजिए ये एक पर्सन है, ठीक है, और ये दूसरा पर्सन है, ठीक है। दोनों के अंदर जो डीएनए का स्ट्रक्चर होगा या डीएनए का जो अरेंजमेंट होगा, ठीक है, डीएनए के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होगा, ये मान लीजिए वन पर्सन है, ये सेकंड है, दोनों के अंदर डीएनए का जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा। इसीलिए तो कभी भी देखिए फॉरेंसिक स्टडी होती है तो डीएनए के बारे में हम पता करते हैं कि कहीं पे जैसे फॉरेंसिक जब कोई सबूत मिलता है किसी का, तो हम कुछ मान लीजिए कोई ब्लड सैंपल मिल गया या अगर सर का बाल भी मिल गया है, उससे हम डीएनए निकाल लेते हैं और उसके डीएनए को कुछ लोग जो हमारे सस्पेक्ट होते हैं उनके डीएनए से मैच करते हैं। अगर वो मैच कर जाता है तो हम समझ जाते हैं कि ये किसका है, किसका डीएनए है, किस आदमी का है, ठीक है। तो इस तरीके से पता लगता है। तो एक पर्टिकुलर
आदमी का जो डीएनए होता है वो डिफरेंट होगा दूसरे आदमी से, ठीक है। वो क्यों होता है? क्योंकि डीएनए के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब कैसे होती है? फॉर एग्जांपल एक आदमी, कोई आदमी हाइट में लंबा है, ठीक है। मान लीजिए आदमी जो है हाइट में लंबा है, ठीक है। अब ये लंबा क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर जो डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, उसमें इस तरीके की कोड्स होंगे कि वो क्या करेगा कि उस आदमी के ग्रोथ के टाइम पे ग्रोथ हार्मोन्स को ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए सिग्नल देगा, ठीक है। अब जो आदमी जिनकी हाइट कम होती है उनके अंदर इसके उल्टा होता है कि उनके अंदर क्या होगा, डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा कि वो ग्रोथ हार्मोन्स को उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होने के लिए इंफॉर्मेशन उसके अंदर इतनी नहीं होगी कि वो ग्रोथ हार्मोन्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए बोले, इसलिए उसकी हाइट छोटी हो जाती है। इसलिए आपने जनरली देखा होगा जिन जो पेरेंट्स लंबे होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो भी लंबे होते हैं, क्योंकि जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर पेरेंट का होगा वही बच्चों में भी ट्रांसमिट होता है, ठीक है। इस तरीके से ये थोड़ा बहुत मैं डिटेल बता रहा हूँ आपको डीएनए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बारे में जो थ्योरी है वो थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या है। डीएनए स्ट्रैंड्स वाइंड्स अराउंड अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन्स, जो मैंने बता दिया 8 हिस्टोन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है उनको कॉइल करके रखता है, ठीक है। ये वही बात बता रहा है, फुटबॉल की तरह होता है, ठीक है। और उस पूरे स्टोन के 8 स्टोन के मॉलिक्यूल्स और डीएनए स्ट्रैंड का जो स्ट्रक्चर है उसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। इसी तरीके से सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम में हैव अबाउट अ मिलियन न्यूक्लियोसोम। तो एक सिंगल जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल होगा उसके अंदर मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोसोम्स हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा था, एंटायर क्रोमेटिन फाइबर इज कॉइल्ड एंड सुपर कॉइल्ड समथिंग लाइक कॉइल्स और सुपर कॉइल वी सी इन अ टिपिकल टेलीफोन कॉइल। टेलीफोन जो पुराने टेलीफोन आते थे कुछ इस तरीके से होते थे, इसके अंदर ऐसे कॉइल बन जाती थी। ये देखिए सुपर कॉइल बन गया, कॉइल के अंदर भी कॉइल बन गए तो सुपर कॉइल हो गया, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब डीएनए की स्टडी किसने करी थी? रोजलिंड एंड फ्रैंकलिन इन 1953 एंड द स्ट्रक्चर वाज फाइनली वर्कड आउट बाय वाटसन एंड क्रिक इन द सेम ईयर, ठीक है। तो वाटसन एंड क्रिक ने इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करा था बाद में, ठीक है। A DNA is a very large single molecule and hence it is described as a macromolecule। जो डीएनए का जो एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है काफी बड़ा मॉलिक्यूल होता है, इसलिए उसको मैक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। मैक्रो, कभी भी आप मैक्रो सुनो उसका मतलब होता है लार्ज, ठीक है। और अगर आप कहीं पे भी माइक्रो लिखा हो तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। तो मैक्रोमोलिक्यूल बोला है तो मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब होगा एक लार्ज मॉलिक्यूल। इट इज कंपोज ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स वाउंड अराउंड ईच अदर इन अ डबल हेलिक्स, ठीक है। एक हेलिक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसे एक स्प्रिंग टाइप का, ऐसे ये एक हेलिक्स का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर डबल हेलिक्स की बात करेंगे तो इसी तरीके से एक हेलिक्स इस तरफ आ जाएगा, दूसरा हेलिक्स दूसरी तरफ आ जाएगा, यूं इस तरीके से करके, ठीक है। ये अभी थोड़ा ड्रॉ करने में प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा जैसे इसमें बना है डबल हेलिक्स, ठीक है। अब ये देखिए इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब डीएनए का जैसे नाम है डीएनए, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये डी का मतलब जो है डी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, डी ऑक्सी राइबोज का मतलब क्या है? डी ऑक्सी राइबोज जो है उसके शुगर के बारे में, ठीक है। शुगर मॉलिक्यूल जो है उसका नाम है इसमें डी ऑक्सी राइबोज, जो है शुगर मॉलिक्यूल के बारे में बोलता है। उसका नाम उसके शुगर मॉलिक्यूल के नाम से ये डी है, ठीक है। अब देखिए each single DNA strand is composed of repeated nucleotides which are made up of three component phosphate, sugar and nitrogenous base, ठीक है। एक जो आपका डीएनए का मॉलिक्यूल होगा वो तीन चीजों से मिलकर बना है आपका। एक तो हो गया आपका फॉस्फेट, उसके बाद आपका शुगर है और उसके बाद आपका नाइट्रोजनस बेस है। बहुत ही सिंपल है, अभी जब आप समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या हुआ, इन तीनों चीजों को मिला के न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस को न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अब डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है? रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड, जैसे एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे ऐसे करके ये पूरा एक डीएनए का स्ट्रैंड हो गया। और ये किस चीज का बना है? न्यूक्लियोटाइड्स का बना है, ठीक है। पहले ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे फिर धीरे धीरे अंदर जाएंगे। अब न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज का बना है? फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस का, ठीक है। यही यहाँ पे करा। रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं विच आर मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। यही चीज यहाँ पे आप देखिए अब कैसे है। विच एक्सटेंड्स टू जॉइन द कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं आपके चार टाइप के होते हैं। एडेनिन,
ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। अब देखिए ये एक स्ट्रक्चर है टिपिकल उसका डीएनए का, जो रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड, देखो एक न्यूक्लियोटाइड किसका, फॉस्फेट, शुगर और बेस का बना है। अब ये फॉस्फेट, शुगर और बेस जो है, ये जो है यही बार बार रिपीट हो रहा है। ये देखो यहाँ पे अगर देखें, इसमें क्या है, फॉस्फेट, शुगर है और ये वाला बेस है। इसी तरीके से फॉस्फेट, शुगर और ये वाला बेस है। फिर इसी तरीके से फॉस्फेट, शुगर और ये वाला बेस है, ठीक है। अभी देखो ये रिपीटेड होता जा रहा है ना, ये फॉस्फेट, शुगर और बेस का, फिर फॉस्फेट, शुगर और बेस है, फॉस्फेट, शुगर और बेस है, ये मॉलिक्यूल ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये एक स्ट्रैंड है, और सेकंड स्ट्रैंड में भी ऐसे ही है, देखिए फॉस्फेट, शुगर और बेस है, फॉस्फेट, शुगर और बेस है, फॉस्फेट, शुगर और बेस है, ठीक है। अब ये आपस में जब कनेक्ट होते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, स्ट्रक्चर एक सीढ़ी की तरह बनता है, ठीक है। मान लीजिए ये एक स्ट्रैंड हो गया और एक ये स्ट्रैंड हो गया, ये डीएनए के दो स्ट्रैंड हो गए और आपस में ये सीढ़ी की तरह ऐसे करके, ठीक है, एक सीढ़ी बन जाएगी, जिसमें यहाँ पे क्या हो गया, इसको मैं ऐसे करके, ये बेस हो गया, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे ऐसे करके ये बेस है, ये फॉस्फेट हो गया, तो फॉस्फेट, शुगर, बेस, इसी तरीके से ऐसे करके अगर ले लूँ मैं इसको, इस मॉलिक्यूल में क्या है, फॉस्फेट, फॉस्फेट, शुगर, बेस हो गया, फिर फॉस्फेट, शुगर, बेस हो गया, फॉस्फेट, शुगर, बेस हो गया, फॉस्फेट, शुगर, बेस हो गया, यहाँ पे भी ये दूसरे स्टैंड में फॉस्फेट, शुगर, बेस हो गया, फॉस्फेट, शुगर, बेस हो गया, फॉस्फेट, शुगर और बेस हो गया। इसी तरीके से सीडी लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इस सीडी को हम थोड़ा ट्विस्ट कर देंगे तो फिर वो इसका आपका डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाएगा, इस तरीके से ट्विस्टेड हो गया, ठीक है। अब जब हम बेस की बात कर रहे थे, ठीक है, यही चीज यहाँ बता रहा है। अब बेस अलग अलग तरीके के हैं, एडनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन और थाइमिन है, ठीक है। अब बस आपको ये याद रखना है कि जो एडेनिन है, ये एडेनिन जो है हमेशा थाइमिन के साथ ही कनेक्ट होगा, ठीक है। एटी ऐसे करके आप याद रखिए, एटी, और दूसरा आप जरा याद रखिए जीसी, और जो ग्वानिन होगा वो हमेशा साइटोसिन के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। ये देखिए ए हमेशा टी के साथ कनेक्ट है, और ये देखिए सी हमेशा जी के साथ कनेक्ट है, फिर आगे फर्दर ए टी के साथ कनेक्ट है, ठीक है। ऐसे ये रिपीटेड चलता रहेगा। इसी के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं, which extends to join the complementary nitrogenous base from the other strand. Thus two strands together make a ladder-like arrangement, सीढ़ी की तरह स्ट्रक्चर बनाना है। और नाइट्रोजीनस जो बेस होता है वो क्या करता है, सीढ़ी का जो एक पैर जिसमें रखते हैं वो बनाता है नाइट्रोजीनस बेस जो होता है, ठीक है। Adenine pairs with thymine with 2 hydrogen bonds and guanine pairs with cytosine with 3 hydrogen bond, ठीक है। एडिनिन जो है हमेशा थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा, और ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा। ये भी याद रखिए, ये 2 और ये 3, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई हो गया। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू डीएनए ड्यूरिंग द इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल, ईच डीएनए मॉलिक्यूल duplicates in readiness for their equitable distribution in the two daughter cells during mitosis. माइटोसिस के टाइम पे जो क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पेरेंट और डॉटर सेल में, ठीक है। अब माइटोसिस और मियोसिस में सेम यही डिफरेंस है कि माइटोसिस में तो क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है क्रोमोसोम का, लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता है। माइटोसिस तो हर बॉडी सेल में होता है, लेकिन जो मियोसिस जो होता है वो आपका हमेशा रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही होता है, ठीक है। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता है, उसमें हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। वो अभी आगे हम पढ़ेंगे, जब आगे हम बढ़ेंगे मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप माइटोसिस पे कंसंट्रेट कीजिए। फॉर रेप्लिकेशन द डीएनए डबल हेलिक्स ओपन एट वन एंड मेकिंग द टू स्ट्रैंड फ्री to which new strand begin to form and the process continues in a sequence for the whole length of the DNA. The entire replication, ठीक है, is very complicated process which you will study in detail in higher classes, ठीक है। यही आपने ये देखिए, ये हेलिक्स था, डबल स्ट्रैंड वाला हेलिक्स था डीएनए का स्ट्रक्चर। या आप देखिए, आप इसमें जब सेल डिवीजन होने लगा तो ये क्या हुआ, दो स्ट्रैंड्स में अलग अलग स्ट्रैंड्स जो है वो कन्वर्ट होने लगे। ये देखिए अब यहाँ पे ये डबल हेलिक्स था, टू स्ट्रैंड्स ओपन एट वन एंड a new strand is produced against each simultaneously. हर स्ट्रैंड से दो नए स्ट्रैंड्स बन गए। यहाँ पे भी नए एक स्ट्रैंड से दो नए स्ट्रैंड बन गए। ये देखिए, ईच न्यू डीएनए कंटेन्स वन ओरिजिनल स्ट्रैंड एंड अनदर न्यू वन, ठीक है। एक पुराना स्ट्रैंड है और एक नया स्ट्रैंड बन गया। इसमें भी एक पुराना स्ट्रैंड है और दूसरा नया स्ट्रैंड बन गया। इस तरीके से रेप्लिकेशन होता है डीएनए, ठीक है। अब डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन्स होते हैं, ठीक है। जीन्स क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जो कि इंफॉर्मेशन
रखता है, इंफॉर्मेशन अपने अंदर कलेक्ट करके रखता है, ठीक है, वही पास ऑन होती